हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू CUT क्रैश कोर्स। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या कवर करने वाले हैं हम? इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे CUT क्रैश कोर्स के रिस्पेक्ट में या CUT एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में। देखो फिर अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कह रहा है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया वाज प्रपोज टू एक्सप्लेन दी। तो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है जो थ्योरी आई थी पैंसपर्मिया की, वो प्रपोज करी गई थी किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो पैंसपर्मिया की बात करें तो पैंसपर्मिया बोलता है स्पोर्स आए हैं डिफरेंट प्लैनेट से अर्थ पर। यस, पैंसपर्मिया की थ्योरी क्या बोलती है? पैंसपर्मिया की थ्योरी बोलती है बच्चों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब कहने का यह है कि लाइफ जो है वो स्पोर्ट्स की फॉर्म में, लाइफ जो है बच्चों स्पोर्ट्स की फॉर्म में दूसरे प्लैनेट से अर्थ पर आई है। मतलब कई सारे प्लैनेट पर लाइफ गई स्पोर्ट्स की फॉर्म में, वैसे ही वो स्पोर्ट्स की फॉर्म में किस पर आई है? अर्थ पर आई है। तो यानी किसके बारे में बता रही है? लाइफ के ओरिजिन के बारे में बता रही है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स दे रखा है फर्स्ट। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बच्चों किसने बताया था? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया था बिग बैंग थ्योरी ने। ठीक है बात? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया था बिग बैंग थ्योरी ने। ओरिजिन ऑफ लाइफ यहां पर बिल्कुल सही दे रखा है। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताया था नेबुलर हाइपोथेसिस ने, राइट। और यहां पर डी दे रखा है, फोर दे रखा है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। लाइफ के इवोल्यूशन के बारे में नहीं, ओरिजिन के बारे में बताया था यहां पर कि भाई स्पोर्ट्स की फॉर्म में लाइफ आई अर्थ पर, राइट। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करी गई थी। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, इवोल्यूशन की बात नहीं, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करी गई थी। फिर दे रखा है बच्चों द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स अपीयर्ड ऑन अर्थ वर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पर अपीयर हुए थे वो कौन से थे? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर अपीयर हुए थे बच्चों वो कौन से थे? तो यार देखो एक सिंपल सी बात को समझते हैं। क्या है वो सिंपल सी बात? हमें पता है इनिशियली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था, इनिशियली बच्चों जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं था। इनिशियली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था बच्चों उसमें फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो मतलब इनिशियली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाएगा? एनारोबिक हो जाएगा। तो इनिशियली जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर होंगे वो कैसे हो जाएंगे भैया? एनारोब हो जाएंगे, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, पहली चीज। अब याद करो जरा, हेल्डन ने बोला था प्रीबायोटिक सूप, हमें पता है ओशियन, या एक सिंपल भाषा में याद कर लो भाई। बच्चों याद करो जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें, हमें क्या पता चलता है कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो एक्वेटिक एनवायरमेंट में हुई है, वाटर में हुई है। एग्जाम्पल ओशियन। तो ओशियन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भरा पड़ा था, इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन हुआ तो क्या बने? प्रोटोबाइंट्स, और वहीं से हमारी सेल ऑरिजिनेट, राइट। तो मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भरमार है। खाना बनाने की जरूरत है नहीं है, सीधा इस्तेमाल करो। तो खाना नहीं बना रहे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। एग्जांपल किसके हैं? कीमो हेट्रोट्रॉप्स। किसका एग्जांपल हो गया? केमो हेट्रोट्रॉप्स। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे बच्चों वो थे कीमो हेट्रोट्रॉप्स, और एनारोबिक कंडीशन है यहां पर। तो यानी आंसर तो फर्स्ट हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चों क्या होगा? कीमो हेट्रोट्रॉप्स का नंबर बढ़ेगा, फिर आपस में कंपटीशन होगा, कुछ कहेंगे भैया अपना खाना खुद बना लेते हैं, थोड़ा सा तो फायदा रहेगा। तो यानी नेक्स्ट स्टेज आएगी कीमो ऑटोट्रॉप्स की। नेक्स्ट स्टेज आएगी बच्चों कीमो ऑटोट्रॉप्स की केमिकल को इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल को बना रहे हैं। एग्जांपल आपका आयरन बैक्टीरिया हो गया, एग्जांपल आपका क्या हो गया? आयरन बैक्टीरिया हो गया। और उसके बाद जब इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की भी कमी होगी तब कुछ कहेंगे पिगमेंट को डेवलप करो भैया, फोटो ऑटोट्रॉपिज्म, सिंपल फोटो ऑटोट्रॉप्स आ जाएंगे। और सिंपल फोटो ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? यस, कीमो हेट्रोट्रॉप है। कीमो हेट्रोट्रॉप के बाद कौन आ रहा है? कीमो ऑटोट्रॉप। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, आयरन बैक्टीरिया। और इसके बाद सिंपल फोटो ऑटोट्रॉप आ जाएंगे। सिंपल फोटो ऑटोट्रॉप मतलब पिगमेंट डेवलप कर लेंगे वो। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों सल्फर बैक्टीरिया। और सल्फर बैक्टीरिया देखो H2S का इस्तेमाल करता है, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। और इसके बाद जाकर कहीं पर प्रॉपर फोटो ऑटोट्रॉप्स आएंगे जो कि वाटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आएगी, एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग होगा। एग्जांपल के तौर पर सयानो बैक्टीरिया का नाम ले लेते हैं। यस, साइनो बैक्टीरिया का नाम ले सकते हैं इस तरीके से। और डीकंपोजर तो बहुत ही बात की बात है,
तो यहाँ पर मैंने सबके बारे में बता दिया, लेकिन हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो बच्चों अपीयर हुए थे अर्थ पे वो क्या थे, वो थे केमोहेट्रोट्रॉप्स, राइट। चलते हैं आगे की तरफ। द डार्विनियन वेरिएशंस आर, क्वेश्चन पूछ रहा है जो डार्विन की वेरिएशंस थी वो क्या थी, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। डार्विन की वेरिएशन थी वो क्या थी बच्चों, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। अब देखो यार स्मॉल बोलना तो सही है भाई, डार्विन क्या बोलता था, डार्विन ये बोलता था कि हर ऑर्गेनिज्म के पास, या देखो थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में बात करें, डार्विन कहता था भैया एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कई सारे इंडिविजुअल्स है और हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ वेरिएशन मिल रही है, कुछ ना कुछ क्या मिल रही है, वेरिएशन मिल रही है, जो उसको उस एनवायरमेंट में सरवाइव करने में मदद कर रही है, अडेप्टेबिलिटी में, अडेप्टेशन में मदद कर रही है। जो अच्छे से सरवाइव करेगा मतलब उसको नेचर भी सेलेक्ट करेगी, तो नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। अब डार्विन ने बोला था ये जो वेरिएशन है वो छोटी सी है, मतलब धीरे धीरे एक्यूमुलेट करती है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करती है, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रही है मतलब क्या है भाई, छोटी वेरिएशन है। और उसने बोला था कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने के बाद फाइनली क्या होगा, क्या होगा, एक नई स्पेशीज जनरेट हो जाएगी। तो देखो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रही है यानी स्मॉल, और आगे जाकर स्पेसिएशन होगा, नई स्पीशीज डेवलप होगी, मतलब डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन की तरफ लीड कर रहा था। तो स्मॉल तो ठीक है, डायरेक्शनलेस बोलना गलत होगा भाई, डायरेक्शनलेस वर्ड तो म्यूटेशन के लिए सही आता है ना, म्यूटेशन इज रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। रैंडम है म्यूटेशन और डायरेक्शनलेस है, वो ऑर्गेनिज्म को इंप्रूव भी करवा सकती है, खराब भी कर सकती है, ठीक है बात। रैंडम एंड डायरेक्शनल, बच्चों रैंडम वर्ड म्यूटेशन के लिए सही है, डायरेक्शनल वर्ड डार्विन की वेरिएशन के लिए सही है। अब यहां पर स्मॉल एंड डायरेक्शनल दे रखा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि डार्विन की वेरिएशन स्मॉल थी, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करती थी और फाइनली एक स्पीशीज का ओरिजिन होता था, यानी डायरेक्शनल की तरफ लीड करती थी, ठीक है। और इसलिए देखो डार्विन ने एक बात और बोली है कि इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। डार्विन भैया ने क्या बोला कि इवोल्यूशन जो है बच्चा वो क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, राइट, ग्रेजुअली होता। रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, दिस इज ऑप्टिमम फॉर म्यूटेशन, गलत दे रखा है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर, बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। तो यार देखो होमोलोगस वर्ड जो है वो आया है होमोलॉजी से, होमोलोगस वर्ड जो है बच्चों वो आया है होमोलॉजी से। अब यार होमोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है, होमोलॉजी का मतलब होता है कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन एंसेस्ट्री। अब कॉमन एंसेस्ट्री से क्या होगा, कॉमन एंसेस्ट्री से बच्चों बेसिक प्लान और एनाटॉमी सिमिलर हो, बेसिक प्लान और एनाटॉमी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। पॉइंट समझ रहे हैं आप कि अगर हम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की बात करें, होमोलोगस वर्ड आया होमोलॉजी से, जो क्या दिखाता है, जो दिखा रहा है कॉमन एंसेस्ट्री को, जो किसको दिखा रहा है बच्चों, कॉमन एंसेस्ट्री को। और इससे हमें पता चल रहा है कि यहां बेसिक प्लान और एनाटॉमी सिमिलर होगी, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हम 4 लिम्स ले सकते हैं मैमल्स की, लाइक 4 लिम्स ऑफ चीता, वेल, बैट एंड ह्यूमन। वेल स्विमिंग कर रहा है, वेल क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, बैट फ्लाई कर रहा है, चीता रनिंग कर रहा है, ह्यूमन ग्रास्पिंग कर रहा है। सबके 4 लिम्स में 30 बोन है, लेकिन फंक्शन इज डिफरेंट, बेसिक प्लान और एनाटॉमी सिमिलर है। तो यस एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं भैया, एनाटॉमिकली डिफरेंट कौन होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन, गलत दे रखा है। फंक्शनली डिफरेंट इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर। अब देखो फंक्शनली डिफरेंट ठीक है, लेकिन डिफरेंट एंसेस्टर वाली बात गलत दे रखी है, अच्छे से पढ़ना है, आंसर करना है। फंक्शनली सेम, ये भी एनालॉगस ऑर्गन के लिए दे रखा है। एनाटॉमिकली सेम बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, बिल्कुल सही बात वाली है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एनाटॉमिकली सेम है, बेसिक प्लान और एनाटॉमी सिमिलर है, फंक्शन कर रहे हैं डिफरेंट परफॉर्म। एग्जांपल 4 लिम्स ऑफ मैमल्स, अभी बताया आपको मैंने। एग्जांपल क्या हो जाएगा, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। फाइंड आउट ऑड वन आउट रिलेटेड टू इवोल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों ऑड वन को बाहर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों ऑड वन को बाहर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन। देख लेते हैं। वर्टिब्रेट हार्ट्स, बच्चों वर्टिब्रेट हार्ट्स की बात करें, सॉरी वर्टिब्रेट हार्ट की अगर हम बात करें तो किसके एग्जांपल है बच्चों, बच्चों ये है एग्जांपल होमोलोगस ऑर्गन के। ये किसके एग्जांपल है बच्चों, ये होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल है। क्या बेसिक प्लान सबका सेम है, बेसिक प्लान सबका सेम है, मतलब क्या, देखो फिशेस में देख लो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड, क्रोकोडाइल में 4 हो गया, ठीक है, बर्ड्स में 4, मैमल में 4, बट बेसिक प्लान सेम नहीं है।
सबके पास एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल कॉमन है। आगे जाकर चैम्बर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन एक एट्रिया और वेंट्रिकल सबके पास कॉमन है। मतलब क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। जैसे जैसे हम फिशेस से मैमल्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। जैसे जैसे हम फिशेस से मैमल्स की तरफ बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, क्योंकि बच्चों रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। बट एट द एंड आप देखो बेसिक प्लान तो सिमिलर है ना, वही होमोलोगस ऑर्गन होता है। फंक्शन क्यों थोड़ा सा वेरी कर रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। वर्टेब्रेट ब्रेन की बात कर लो, अगेन ये भी किसका एग्जांपल है बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन का। कैसे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन सारे वर्टेब्रेट में कॉमन है, बस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, स्पेशलाइजेशन आ रहा है, वो भी रिक्वायरमेंट के ऊपर। भाई ह्यूमन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ गई, इसलिए और कॉम्प्लेक्स ब्रेन हो गया। बात ठीक है, ठीक है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स। अब बच्चों विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो भैया बटरफ्लाई तो है एक आर्थ्रोपोड, बटरफ्लाई एक आर्थ्रोपोड है। बर्ड्स क्या है बच्चों, बर्ड्स हैं एव्स। तो यार यहां पर तो बच्चों कॉमन एंसेस्ट्री मिल नहीं रही होमोलोगस ऑर्गन के रिस्पेक्ट में। फंक्शन दोनों का सेम है। भाई विंग्स का फंक्शन क्या होता है, विंग्स का फंक्शन होता है फ्लाइंग में हेल्प करना, विंग्स का फंक्शन है उड़ने में मदद करते हैं। लेकिन बर्ड्स की बात करें आर्थ्रोपोड है, काइटिनियस होगा। सॉरी बटरफ्लाई की बात करूं आर्थ्रोपोड है, काइटिनियस होगा। और वहीं बर्ड्स की बात करूं एव्स। मतलब दोस्त सिंपल सा ये है कि भाई एव्स के जो होते हैं क्या, फोर लिम्स, उसमें न्यूमैटिक बोन्स होती है एंड फैदर होता है। तो थोड़ा सा अब अगर आप देखो बेसिक प्लान या एनाटॉमी डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, तो ये किसका एग्जांपल है, एनालोगस ऑर्गन का। तो शायद ये आंसर हो सकता है। एक बारी नेक्स्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, अभी बात करी थी बच्चों, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स में सबके अंदर 30 बोन होती है। फंक्शन सबका डिफरेंट है लेकिन बेसिक प्लान एनाटॉमी सेम है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, होमोलोगस ऑर्गन का। ये भी किसका एग्जांपल है बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन का। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था ऑड वन को बताओ। तो भैया थर्ड ऑप्शन में एनालोगस ऑर्गन दे रखा है, बाकी होमोलोगस है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, Which of the following was discovered in Ethiopia and Tanzania? बच्चों क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से किसको डिस्कवर करा गया था इथोपिया और तंजानिया में। बच्चों क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से किसको डिस्कवर करा गया था इथोपिया और तंजानिया में। चेक कर लेते हैं। फॉसिल्स ऑफ डायनासोर को क्या डिस्कवर करा गया था, नहीं। फ्यू फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन्स, बच्चों ये ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो पहले, बच्चों 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था, इथोपिया और तंजानिया में मैन लाइक बोन्स मिले थे जिनके पास होमिनिड फीचर्स थे। जिनके पास क्या थे बच्चों, होमिनिड फीचर्स थे। और साथ साथ ये देखा गया था कि उनकी हाइट ज्यादा नहीं थी, मतलब दे वर नॉट टॉलर देन 4 फीट, दे वर नॉट टॉलर देन 4 फीट। तो इथोपिया और तंजानिया में ये देखा गया था क्या, मैन लाइक बोन्स देखी गई थी, मतलब मैन लाइक बोन्स के फॉसिल देखे गए थे जिनमें होमिनिड फीचर्स था, वो टॉलर देन नहीं थे 4 फीट। यस, और ईस्टर्न अफ्रीका में, मतलब आइडिया लगाएगी कि वो ईस्टर्न अफ्रीका में वॉक कर रहे थे। कौन सी स्टेज मिली थी बच्चों ये हमें, ये मिले थे हमें ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस। कौन मिले थे बच्चों ये हमें, ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस मिले थे। तो ये बात सही दे रखी है। सीलोकेंथ मिला था बच्चों, सीलोकेंथ अगर याद करो कहां मिला था, साउथ अफ्रीका में। आर्कियोप्टेरिक्स मिला था क्या, नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चा यहां पर करेक्ट। तस्मानियन वोल्फ एंड प्लेसेंटल वोल्फ अपीयर वोल्फ सिमिलर ड्यू टू, यस बच्चों तस्मानियन वोल्फ हो चाहे प्लेसेंटल वोल्फ हो, वोल्फ की तरह ही अपीयर करते हैं और वो सिमिलर है क्यों, केमिकल एवोल्यूशन की वजह से। भाई केमिकल एवोल्यूशन की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना, जो कि बेसिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी जिसको दिया था ओपरिन और हेल्डेन ने बच्चों, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, इस बारे में नहीं बताएगा। सेकंड दे रखा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब देखो तस्मानियन वोल्फ, तस्मानियन वोल्फ एक मार्supial है, तस्मानियन वोल्फ एक मार्supial है और ये एक प्लेसेंटल वोल्फ। तो कंपैरेटिवली बात करा जाए बच्चों, एंसेस्ट्री अलग अलग है, एंसेस्ट्री अलग अलग है। तो एंसेस्ट्री अलग अलग है तो भाई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में तो कॉमन एंसेस्ट्री देखने को मिलती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड दे रखा है बायोकेमिकल एवोल्यूशन। बच्चों बायोकेमिकल मतलब बायोमोलिक्यूल्स का एवोल्यूशन, क्या ये उससे रिलेटेड है, नहीं। फोर्थ दे रखा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मैं बोलूंगा ये बिल्कुल सही है। देखो एक तरफ है मार्supial और एक तरफ है बच्चों प्लेसेंटल, एक तरफ है मार्supial बच्चा और एक तरफ है प्लेसेंटल।
और दोनों सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, तो कुछ कन्वर्जेंट जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल। अब देखो वोल्फ है और दोनों वोल्फ की तरह अपीयर कर रहे हैं भाई, एक तस्मानियन वोल्फ है, एक प्लेसेंटल वोल्फ है, और बोथ आर वोल्फ। एज सच क्या है, दोनों वोल्फ है, मतलब एक तरीके दोनों सिमिलर इकोलॉजिकल निश में रह रहे हैं, दोनों सिमिलर इकोलॉजिकल एनवायरमेंट में रह रहे हैं। तो बच्चों जब सिमिलर इकोलॉजिकल एनवायरमेंट में रहेंगे, या फिर हम बोले कि सिमिलर इकोलॉजिकल निश में रहेंगे, तो क्या होगा, उनकी अडेप्टेशन सेम होगी। अब उनकी अडेप्टेशन सेम होगी तो वो दिखने में सिमिलर हो जाएंगे। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से तस्मानियल वोल्फ और प्लेसेंटल वोल्फ क्या करते हैं, सिमिलर दिखते हैं। दिस इज द आंसर, सिंपल। चलो, evolutionary process giving rise to new species adapted to new habitat and ways of life is called as adaptive adaptation. For example, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस, बच्चों क्वेश्चन कह रहा है एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें नई स्पीशीज अडेप्ट कर रही है नए हैबिटेट्स को। यस, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, नई स्पीशीज अडेप्ट कर रही है नए हैबिटेट। यस, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें एक नई स्पीशीज अडेप्ट कर रही है नए हैबिटेट में और लाइफ में, वेज ऑफ लाइफ में, जिसको हम अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। भाई सिंपल सी बात है ना, कॉमन एंसेस्टर से ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ज्योग्राफिकल व्हाट एरिया में जा रहे हैं। एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं, और डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में उनकी लाइफ चेंज हो गई, बेसिकली अमीर हो गए वो लाइफ चेंज हो गया, अमीर हो गया नहीं, लाइफ चेंज हो गई, बेसिकली वो अडेप्ट कर रहे हैं, तो इसको अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है, एग्जांपल पूछ रहा है। तो डार्विन फिंचेस गैलापागोस आइलैंड, क्या ये बच्चों अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है? बिल्कुल सही बात है भाई। डार्विन ने जो फिंचेस नोट डाउन करी थी वो सारी की सारी कहां इवॉल्व हुई थी? गैलापागोस आइलैंड पे इटसेल्फ इवॉल्व हुई थी। उन्होंने क्या बोला था कि ओरिजिनली एक एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग बर्ड होगा, और उसी सीड ईटिंग बर्ड से आज कैक्टस ईटिंग बर्ड, इंसेक्टिवोरस बर्ड और व्हाट वेजिटेरियन बर्ड्स इवॉल्व हुए। कि मतलब ये जो सारी की सारी फिंचेस है वो इसी आइलैंड पर इटसेल्फ इवॉल्व हुई है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में चली गई थी, मतलब अडेप्टिव रेडिएशन, वो अडेप्ट करने के लिए रेडिएट कर चली गई। समझ में आ रहा है? डिफरेंट इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में उन्होंने अडेप्ट करा, तो आपस में क्या हो गई, रेडिएट हो गई, दूर हो गई, इस तरीके से। ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स दैट रेडिएटेड टू फॉर्म न्यू स्पीशीज, सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स की बात करें बच्चों, मार्शुपियल्स आर व्हाट, पाउज्ड मैमल्स। मार्शुपियल्स क्या है? मार्शुपियल्स होते हैं बच्चों पाउज्ड मैमल्स, अपने पाउच में ही अपने प्री मैच्योर बच्चों को क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब जितने भी मार्शुपियल्स है यार, वो सारे के सारे आपको मिलने कहां देखने को मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में ही इवॉल्व हुए। द रीजन भी वो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में चले गए, तो अगेन दे आर शोइंग अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक है बात। फिर कह रहे हैं वोल्फ एंड तस्मानियन वोल्फ। अभी हमने बात करी थी, वोल्फ है प्लेसेंटल, नॉर्मल वोल्फ इज प्लेसेंटल वोल्फ, तस्मानियन वोल्फ इज मार्शुपियल। तो हमने बात करी थी कि भाई ये क्या कर रहे हैं, सिमिलर इकोलॉजिकल कंडीशन में रह रहे हैं, इसलिए दिखने में सिमिलर है। दे आर शोइंग व्हाट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये कन्वर्ज हुए हैं बच्चों, ये कन्वर्जेंस शो कर रहे हैं। वही बात करी जाए अडैप्टिव रेडिएशन में, यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। वहीं वोल्फ और तस्मानियल वोल्फ क्या कर रहे हैं, वो कन्वर्जेंट शो कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो उस रीजन की वजह से हम थर्ड को काउंट कर नहीं पाएंगे, बोथ 1 2, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बच्चा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। When more than one adaptive radiations appear to have occurred in an isolated geographical area, it is called। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन हो जाए एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, बच्चों एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में अगर एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आप बोलोगे, गलत, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा, क्योंकि देखो इसको मैं डायग्रामेटिकली शो करता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक अडेप्टिव रेडिएशन हो रही है, और आपको पता है अडेप्टिव रेडिएशन में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होती है, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर से ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं, तो वो रेडिएट हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। अब दूसरी तरीके से बच्चों एक और अडेप्टिव रेडिएशन हो रही है यहाँ पर, एक और क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन आपको देखने को मिल रही है। यहां तक बात क्लियर है सबको? ठीक है जी। तो यार देखो एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन अगर हो रही है तो आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन हो रही है तो ये दोनों आपस में क्या देख रहे हैं, आपको कन्वर्ज होते हुए दिख रहे हैं। तो जब एक बच्चों एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन होते हैं तो उसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि देखो
इस एंसेस्टर से ये ऑर्गेनिज्म निकल रहा है, इस एंसेस्टर से ये ऑर्गेनिज्म निकल रहा है, ये दोनों के दोनों सिमिलर एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। अब दोनों सिमिलर एनवायरनमेंट में अगर आएंगे तो इनकी जो अडेप्टेशन है बच्चों वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो भैया एंसेस्ट्री डिफरेंट है, अडेप्टेशन सेम है, कन्वर्ज हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन मतलब बच्चों मैन मेड इवोल्यूशन। क्या मैन मेड इवोल्यूशन हो रहा है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत हो जाएगा। सॉल्टेशन क्या बताया था भाई ह्यूगो डी व्राइस ने, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन की, एक म्यूटेशन सिंगल स्टेप में ही ऑर्गेनिज्म को बदल सकती है। क्या क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये पूछा नहीं गया है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट हो जाएगा सर जी। चलो देखो, नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू द डायरेक्शनल चेंज व्हेन, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों नेचुरल सिलेक्शन लीड कर रहा है डायरेक्शनल चेंज में, ऐसा कब होगा। अब पहले आपको डायरेक्शनल चेंज पता होना चाहिए। इसका देखो डायरेक्शनल चेंज का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो सिंपल सा ग्राफ होगा, ये देखो ये मीन वैल्यू, ये ग्राफ बनाया, आपको पता है एनसीईआरटी में 3 ग्राफ दे रखे हैं नेचुरल सिलेक्शन के, तो उसमें से मैंने एक बनाया, ठीक है। अब जरा से ध्यान से देखो, ये है मीन करेक्टर वैल्यू, डायरेक्शनल चेंज की बात कर रहा है। डायरेक्शनल मतलब जो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। अब मैं अगर इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा हूं तो इसको बोलेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन। दिस इज बच्चों व्हाट, डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल सिलेक्शन है जो डायरेक्शनल चेंज की तरफ लीड करेगा, चेक कर लेते हैं। मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ये है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बात करी जा रही है यहाँ पर। यस, ये जो मैंने बनाया है ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। इसको रिस्पेक्ट में मतलब लेके चलेंगे। हाँ जी देखते हैं, चलो हमें ये वाला पकड़ना है जो हमें चाहिए, डायरेक्शनल वाला। ओके, मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि मोर जो इंडिविजुअल्स होंगे वो मीन करेक्टर वैल्यू को अक्वायर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। तो यार देखो ये हमारा कर्व हो गया और मीन में है, मोर इंडिविजुअल्स क्या करें बच्चों, मीन करेक्टर वैल्यू को अक्वायर करें। दिस इज मीन करेक्टर वैल्यू, ये क्या है, ये हो गई हमारी मीन करेक्टर वैल्यू, ठीक है। तो ये कौन सा, ये तो बच्चों स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग सिलेक्शन है, ये तो स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग सिलेक्शन है। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर एक पॉपुलेशन में 3 इंडिविजुअल हैं, बच्चे हैं, एडल्ट हैं, बूढ़े हैं, तो अगर एक पॉपुलेशन में एडल्ट बहुत ज्यादा है सेंटर में, इधर बच्चों को रख लिया, इधर एडल्ट ओल्ड को रख लिया, इधर बच्चों को रखा है मैंने, इधर ओल्ड को रखा है, सेंटर में एडल्ट को रखा है विद रिस्पेक्ट टू द एज। अगर एक पॉपुलेशन में एडल्ट लोग ज्यादा होंगे तो वो बच्चों को और बूढ़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, वो पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग होगी, बैलेंसिंग होगी। बट वहीं पर अगर आप बच्चों को बढ़ा दो तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं रहेगी, बोल्ड को बढ़ा दोगे तो भी पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं रहेगी। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट को देख लेते हैं जल्दी से। फिर कह रहा है मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू बोथ एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर कर रहे हैं पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर कर रहे हैं बच्चों पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को बोथ एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। चेक कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके की बात कर रहा है कि इंडिविजुअल्स बच्चों कहां शिफ्ट हो गए हैं, बोथ एंड्स पर शिफ्ट हो गए पेरिफेरल वैल्यू पर। तो यार ये तो डिसरप्टिव वाला होता है ना बच्चों, एक पॉपुलेशन में बच्चे और बूढ़े ज्यादा है, एल्डर्ली ना के बराबर है, पॉपुलेशन डिसरप्टिव तो हो रही है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू एट एनी वन एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर कर रहे हैं वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, कह रहा है इंडिविजुअल मीन करेक्टर वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू को अक्वायर कर रहा है। अब मीन करेक्टर वैल्यू ये है तो या तो इधर की करेगा या फिर इधर करेगा, और देखो फिर बोल रखा है एनी वन एंड, ये वाला एंड या फिर ये वाला एंड, यानी डायरेक्शनल वाला ही तो हो रहा है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रखा है। नो इंडिविजुअल्स अक्वायर दी पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, अगर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को बच्चों इंडिविजुअल अक्वायर नहीं कर रहा है तो वो वापस से फर्स्ट पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, difference in the value of measured and expected allelic frequencies indicate all of the following except, yes। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है अगर हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों अगर हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करें और हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अगर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है वैल्यू ऑफ मेजर्ड एंड एक्सपेक्टेड एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इंडिकेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वो क्या नहीं दिखाएगा। क्वेश्चन आप समझ रहे हो, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करें और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी है,
अब एलिलिक फ्रीक्वेंसी की एक तो थी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने सोचा था कि भाई ये आएगी, और एक है बच्चों ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमें फाइनली मिली। अब दोनों के बीच में बच्चों डिफरेंस आ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या इंडिकेट नहीं करेगा? चेंज इन दी जीन पूल। क्या जीन पूल में चेंज हुआ है भैया? बिल्कुल हुआ है भाई। फॉर एग्जांपल हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 10, अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रही है 7। तो ये जो चेंज आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीन पूल में यानी जो एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ है, हार्डी-वेनर इक्विलिब्रियम अफेक्ट हुआ है। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। बच्चों जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, बिल्कुल हुआ है भाई। भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू थी एलीलिक फ्रीक्वेंसी की 10, मिल रहा है 7, तो मतलब क्या? मतलब डिस्टर्बेंस हुआ है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, बिल्कुल हुआ है। अगर दोनों वैल्यू सेम होती तो हम बोलते जेनेटिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, पहले जैसा है। एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, यस भाई। हार्डी-वेनर इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? हार्डी-वेनर इक्विलिब्रियम बोलता है कि अगर एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन है और वहां पर कोई भी मतलब कोई भी जैसे कि म्यूटेशन नहीं हो रहा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा, जीन फ्लो नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका क्या होगा? जेनेटिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहेगा। अब यहां पर हमने एक्सपेक्टेड करी थी वैल्यू 10, आ रही है 7, मतलब हमारा इवोल्यूशनरी चेंज हुआ है ना, यहां पर वैल्यू एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, तो इवोल्यूशनरी चेंज के बारे में बताएगा बिल्कुल। एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ इवोल्यूशन। भाई अगर दोनों वैल्यू सेम होती तो हम बोलते हैं कि इवोल्यूशन नहीं हुआ है, बट वैल्यू चेंज हुई है, डिफरेंस है, तो एब्सेंस बोल देना गलत होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको हम बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। इंडिकेट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू फॉर होमो हैबिलिस। बच्चा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा फैक्ट होमो हैबिलिस के लिए ट्रू नहीं है। इनमें से कौन सा फैक्ट होमो हैबिलिस के लिए ट्रू नहीं है? होमो हैबिलिस याद है आपको? फर्स्ट होमिनिड जैसे फीचर थे इसके, फर्स्ट होमिनिड लाइक बोलते हैं इसको, टूल मैन भी बोलते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू फॉर होमो हैबिलिस? फर्स्ट होमिनिड लाइक था, टूल मैन था, चेक कर लेते हैं। दे हैड अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1400 सीसी। गलत है भैया, पहले ही गलत है बच्चों। 1400 सीसी की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो किसके पास थी? निंडरथल मैन के पास। किसके पास थी? निंडरथल मैन के पास थी। होमो हैबिलिस की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं होमो हैबिलिस की बात करूं तो होमो हैबिलिस के पास कितनी होती है? 650 to 800 सीसी। They were the first human like being, they were the first human like being, यही बोल रहा था मैं, फर्स्ट होमिनिड लाइक, बिल्कुल सही बात है। दे शोड दी होमिनिड फीचर। बच्चों इन्होंने होमिनिड फीचर्स दिखाया था, काफी ज्यादा ह्यूमन लाइक फीचर्स दिखाए थे, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन यहां से होमो वर्ड की शुरुआत करी जीनस में हमने। इससे पहले कौन सी स्टेज थी? ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन। रीजन है, सोचो। हाँ जी, दे प्रोबब्ली डिड नॉट ईट मीट। बच्चों इन्होंने मीट नहीं खाया था। यस, इसके बाद की स्टेज आई थी होमो इरेक्टस, जहां पर हमने बात करी थी कि भाई उन्होंने फ्लैश खाया था। ये बात भी सही है, बट फर्स्ट गलत दे रखा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे हैं ताकि हमें वो काउज मिल सके जिनमें हायर मिल्क आउटपुट है, जिनमें हायर मिल्क आउटपुट है। तो वो क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा? क्वेश्चन समझ जाओ। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे हैं ताकि हम क्या चाह रहे हैं? ऐसी काउज को चाह रहे हैं जो कि हमें हायर मिल्क आउटपुट दे। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एट इट स्टेबलाइज दिस कैरेक्टर इन द पॉपुलेशन। इसको हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोलेंगे। बच्चों स्टेबलाइज सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि मीन कैरेक्टर वैल्यू को चूज करना, एवरेज वालों को चूज करना। बट यहां पर तो एवरेज का बोला नहीं गया, हायर का बोला गया। भाई देखो ना, 3 कंडीशन हो सकती है। तीन कंडीशन क्या हो सकती है? लो मिल्क, हायर मिल्क एंड एवरेज। पॉइंट समझ रहे हो भाई? काउस 3 तरीके की अवेलेबल हो सकती है। एक तो जिनका लो मिल्क आउटपुट है, मतलब जिनका लैक्टेशन पीरियड बहुत कम है, एक जिनका एवरेज है, और एक जिनका बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन कह रहा है भैया हमें हायर वाला ही चाहिए, मतलब हम राइट वाले डायरेक्शन को चूज कर रहे हैं। तो यार इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। मतलब हम अगर ग्राफ को देखें तो हम इनको सेलेक्ट कर रहे हैं, इनको सेलेक्ट कर रहे हैं, हायर मिल्क वाले को। तो इस टाइप के सिलेक्शन को क्या बोलेंगे? सर डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल सही। तो ये है बच्चों डायरेक्शनल सिलेक्शन। ये कौन सा सिलेक्शन है बच्चों? डायरेक्शनल। देखो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एज इट स्टेबलाइजेस द कैरेक्टर इन द पॉपुलेशन। हम स्टेबलाइज तो कर नहीं रहे, हम तो खाली जो हायर मिल्क वाली काउ है उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। यस,
लो नहीं चाहिए, एवरेज नहीं चाहिए, हायर चाहिए, तो एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, तो यानी यहां पर सेकंड वाला बिल्कुल सही है। डिसरप्टिव एज इट स्प्लिट द पॉपुलेशन इनटू टू, वन यील्डिंग हायर आउटपुट एंड द अदर लोअर आउटपुट। बच्चों हायर लोअर कौन सा हो जाता है? डिसरप्टिव। बट ये पूछा नहीं गया है, खाली बात करी गई, हायर की गलत दे रखा है। स्टेबलाइजिंग फॉलोड बाय डिसरप्टिव एज इट स्टेबलाइजेस द पॉपुलेशन टू प्रोड्यूस हायर यील्डिंग काउ। ऐसा कुछ है कि स्टेबलाइज करके डिसरप्टिव जैसा देखने को मिल रहा है, गलत। कौन सा करेक्ट है? सेकंड वाला ही करेक्ट दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस घुमा के दे रखा था। चलो चलें आगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां पर ऑपरेट करती है? तो यार देखो, इसका ना सिंपल सा आंसर है, इसकी डेफिनेशन क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन्स में ड्रिफ्ट आ रहा है, जीन्स में ड्रिफ्ट आ रहा है, तो देखो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी in a small population by chance। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चों जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आना। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आना स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर, एंड इट इज अ बाय चांस इवेंट। यस, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आना स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर, एंड ये एक बाय चांस इवेंट। तो देखो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में क्या ऑपरेट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। क्या लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन में करेगा? नहीं भाई, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, बाय चांस हो रही है, वो किस में हो सकती है? स्मॉल पॉपुलेशन में हो सकती है, क्योंकि अगर स्मॉल पॉपुलेशन नहीं होती तो ये ज्यादा जो ड्रिफ्ट है वो देखने को नहीं मिलती। बात क्लियर है? एग्जाम्पल बता दूं, देख लो जरा। फॉर एग्जाम्पल, एक एरिया है, यहां पर बीटल्स है बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल ये पिंक कलर के बीटल्स बहुत ज्यादा हैं, फॉलोड बाय ग्रीन कलर के हैं कुछ, एंड देन येलो कलर के हैं। ठीक है, दीज आर बीटल्स। बीटल्स है कलर वाइज। एक एलिफेंट भैया जा रहे थे, उन्होंने ठप्पा मारा यहां पर। उन्होंने क्या करा बच्चों? यहां पर ठप्पा मारा, और ठप्पा मारने के दौरान उन्होंने इतने लोगों को लपेट दिया। दिस इज एलिफेंट स्टैम्प। अब इनिशियली पॉपुलेशन में डोमिनेट कर रहे थे पिंक कलर के बीटल्स, अब कौन करेंगे? येलो वाले। तो बाय चांस इवेंट एंड स्मॉल पॉपुलेशन में ही ऑपरेट कर सकता है, बड़ी पॉपुलेशन में ऑपरेट नहीं करेगा। नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऐसा कुछ नहीं है, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऐसा भी कुछ नहीं है। नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में तो ड्रिफ्ट का क्या ही मतलब बच्चों, जीन्स आगे जाएंगे ही नहीं, और स्लो रिप्रोडक्टिव जैसा ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हम हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन की बात करें, जो कि आपको पता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का। यस, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होगी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की, वो किसको मतलब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यार p स्क्वायर किसकी कर रहा है? होमोजाइगस डोमिनेंट की। टू पी क्यू इज द करेक्ट। हेटेरोजाइगस की पी क्यू करेक्ट नहीं है, क्यू स्क्वायर किसका हो जाएगा? होमोजाइगस रिसेसिव की। भाई पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट की है, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव की है, तो देखो हेटेरोजाइगस में क्या होगा? ये पी और क्यू, आप कहोगे सर पी क्यू। थर्ड लगा दो ना, सेकंड क्यों लगाया? क्योंकि बच्चा दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। दो प्रोबेबिलिटी क्या? दो प्रोबेबिलिटी ये होती है, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम में हो सकता है इसके पास ए हो, इसके पास ए हो, या फिर इसके पास ए हो, या फिर इसके पास हो। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी को मैच करने के लिए वी मल्टीप्लाइड इट बाय 2। दिस इज द रीजन, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? होमोजाइगस डोमिनेंट की पी स्क्वायर है, मतलब एक एलील की हो गई पी। होमोजाइगस रिसेसिव की क्यू स्क्वायर है, मतलब एक की हो गई क्यू। बट पी क्यू पे क्यों नहीं रुके? क्योंकि देखो हो सकता है कि इस वाले क्रोमोसोम पर, इस वाले क्रोमोसोम पर ए हो, इस पर हो, या फिर इस पे ये, हमें वो पता नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2p हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट इज। बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ ह्यूमन एवोल्यूशन का अर्ली से रिसेंट की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ ह्यूमन एवोल्यूशन का अर्ली से रिसेंट की तरफ। कर लेते हैं, दिक्कत कहां आ रही है देखो।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस दे रखा है, देन रामापिथेकस दे रखा है। आपको पता है रामापिथेकस पहले आए थे, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे, आगे क्या होता मतलब ही नहीं, गलत दे रखा है। रामापिथेकस देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस देन होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस, सही है कि नहीं? बिल्कुल भाई, देवर मोर मैन लाइक, याद है 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले। ड्राइपिथेकस मोर एप लाइक, देवर मोर मैन लाइक, दे वॉक लाइक गोरिल्लास, हेरी, याद करो। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईस्टर्न अफ्रीका वाला, फिर होमो हैबिलिस, फर्स्ट होमिनिड लाइक फीचर्स, देन होमो इरेक्टस, बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने मीट खाया था। तो यहां पर मेरे को सेकंड बिल्कुल सही लग रहा है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। रामापिथेकस देन होमो हैबिलिस और फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस आए थे, गलत दे रखा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस देन होमो हैबिलिस, बीच में रामापिथेकस, ये भी गलत दे रखा है। हमारा करेक्ट जो होगा बच्चों ऑप्शन 2 ही यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चा, अपना करेक्ट दे रखा है, राइट। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the traits given below except। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, एक मॉलिक्यूल है अपने पास, यस साढ़े पास एक मॉलिक्यूल है गुरुजी, सुन रहे हो? देखो, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, बच्चों एक मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है। उसके पास ये सारे के सारे ट्रेड्स होंगे, एक्सेप्ट कौन सा ट्रेड नहीं होगा, हमें ये बताना है। मतलब यहां पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, उसके पास सारे ट्रेड्स होंगे, एक्सेप्ट कौन सा नहीं होगा वो देखना है। It should be able to express itself in the form of Mendelian characters। Yes, बच्चों वो एबल है, वो एक्सप्रेस कर सकता है इन दी फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। हम बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करे। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो अपने रेप्लिका को जनरेट कर सकता है। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। जेनेटिक मटेरियल खुद को रेप्लिकेट कराए तभी फायदेमंद है, क्यों? तभी तो जाकर ऑफस्प्रिंग को बना पाएगा भाई। डीएनए रेप्लिकेशन होता है कि नहीं होता? अब डीएनए आपको पता है ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, एक्सेप्ट सम वायरसेस, उनके पास आरएनए से जेनेटिक मटेरियल होता है, एग्जांपल रेट्रोवायरसेस, ठीक है ना बात? हाँ जी। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, गलत। बच्चों एक बात बताओ यार, जेनेटिक मटेरियल वो चीज है जिसके थ्रू जीन्स जाते हैं ऑफस्प्रिंग पे, या सिंपल भाषा में बोलूं, जेनेटिक मटेरियल वो चीज है जिससे हम फ्यूचर जनरेशन को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर वो स्ट्रक्चरली और केमिकली अनस्टेबल होगा तो भैया ऐसा नहीं चाहिए हमें। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आरएनए पहले आया, लेकिन डीएनए मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल ना। तो ये तो गलत हो गया। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बच्चों। साथ साथ ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्लो चेंजेस अकोमोडेट करे, साथ साथ ये जेनेटिक मटेरियल क्या करे, स्लो चेंजेस को अकोमोडेट करे, ताकि हम नई स्पीशीज को, नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर पाए, तभी जाकर तो वेरिएशन आएगी दोस्त। तो ये वाली बात भी यहां पर क्या कर रखी है बच्चों, सही दे रखी है। बट यहां पर थर्ड गलत दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। Which of the following structures is homologous to the wing of a bird? बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि होमोलोगस होगा विंग ऑफ अ बर्ड से, जो कि होमोलोगस होगा विंग ऑफ अ बर्ड से। अब होमोलोगस का मतलब आपको पता है, ये वर्ड आया है होमोलॉजी से, कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो कि भैया बेसिक प्लान और एनाटॉमी सिमिलर है, ठीक है, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। फर्स्ट दे रखा है फ्लिपर ऑफ वेल। देखो अब बर्ड की बात करूं ये एव है, फ्लिपर ऑफ वेल की बात करूं ये मैमल है, ठीक है जी। बट अगर वर्टिब्रेट्स में बात करें तो बर्ड्स और मैमल्स काफी क्लोज आते हैं कि नहीं आते? सर क्लोज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेटा बर्ड्स एंड मैमल में एक तो है फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट, एंड वी बोथ आर होम्योथर्मस। हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली रेगुलेट कर सकते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल से। तो शायद फर्स्ट आंसर हो सकता है। फंक्शन डिफरेंट है भाई, ये विंग से क्या करेगा, फ्लाई करेगा, ये फ्लिपर से क्या करेगी, स्विमिंग करेगी। ऐसी ऑर्गन्स को हम क्या होमोलोगस बोलते हैं? बिल्कुल भाई, होमोलोगस ऑर्गन में क्या बोलते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री के अलावा और क्या बोलूंगा मैं? बेसिक प्लान और एनाटॉमी सिमिलर हो सकती है, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। तो इनमें से जो फीचर्स मैच करेंगे उसके हिसाब से हम चल लेंगे। तो यहां पर फंक्शन डिफरेंट है और एक तरीके से कॉमन एंसेस्ट्री जैसा देखने को मिल रहा है। बाकी भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी को आंसर मान रहे। डॉर्सल फिन ऑफ शार्क। अब डॉर्सल फिन ऑफ शार्क की बात करो तो स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, लेकिन शार्क है बच्चों पाइसेस, पाइसेस में भी आपको याद है ना कार्टिलेजिनस फिशेस कॉन्ड्रिकथाइस है, थोड़ा सा गैप लंबा हो गया, मतलब एंसेस्ट्री थोड़ी सी दूर हो रही है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं आगे। विंग ऑफ अ मॉथ, भैया मॉथ तो की तो आ गई मौत। क्यों आ गई मौत? क्योंकि ये है आर्थ्रोपॉड भैया। आर्थ्रोपॉड तो बच्चों नॉन कॉर्डेटा है, एटलीस्ट ये वर्टेब्रेट्स तो है, कुछ क्लोज तो है, ये तो बहुत ही दूर हो गया। फ्लाई कर रहा है, हटाई दो, और फ्लाई कर रहा है बच्चों,
एनालॉगस ऑर्गन, ये तो कंसेप्ट ही पूरा बिगड़ दिया इसने, ये तो एनालॉगस ऑर्गन की तरफ ले गया, फंक्शन सेम वो डिफरेंट। हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, अब देखो विंग की बात कर रहे हैं, विंग कैसे बनता है, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फ्लिपर आर फोर विंग्स, सॉरी फोर लिम्स, फोर लिम्ब भैया, फोर लिम्ब प्लीज प्लीज सुनो सुनो, हाँ जी। विंग कैसे बना, फोर लिम्ब मॉडिफाइड हुए, फ्लिपर फोर लिम्ब से बना, ये तो हाइंड लिम्ब की बात है। देखो रैबिट भी मैमल है, रैबिट मैमल है, हाइंड लिम्ब से वो जंप कर रहा है, मैं मतलब देखो बता रहा हूं कि फोर्थ को क्यों नहीं चूज करके, यहां पर हाइंड लिम्ब की बात हो रही है। विंग फोर लिम्ब से मॉडिफाई होकर बना है, फ्लिपर भी फोर लिम्ब से बना है, पॉइंट समझ में आ रहा है। विंग जो बर्ड का है वो फोर लिम्ब मॉडिफाई होकर बना है, और यहां पर फ्लिपर जो वेल का है वो भी फोर लिम्ब मॉडिफाई होकर बना है, बट ये हाइंड लिम्ब है, तो यहां पर सिमिलरिटी थोड़ी सी अलग है, यहां पर दोनों जगह पर फोर लिम्ब है, इसमें नहीं है, इसलिए फोर्थ को ना चूज करके मैं फर्स्ट को चूज करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फॉलोइंग आर दी टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी ऑरिजिन ऑफ लाइफ। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है यहां पर दो स्टेटमेंट दे रखी है हमने ऑरिजिन ऑफ लाइफ के रिस्पेक्ट में, ऑन दी अबव स्टेटमेंट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमने यहां पर दो स्टेटमेंट दे रखी है ऑरिजिन ऑफ लाइफ के रिस्पेक्ट में, हमें जल्दी से बता दो कौन सी दो स्टेटमेंट यहां पर, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो देख लेते हैं। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमली एनारोब। सही बात है गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स थे वो पहली बात तो एनारोब क्यों थे, क्योंकि सिंपल सी बात याद करो, अर्थ का जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था बच्चों, अर्थ का जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, अर्थ का जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, वो रिड्यूसिंग था। क्या था बच्चों, वो रिड्यूसिंग था, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। तो जब भैया फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, द एनवायरमेंट बिकम एनारोबिक एंड द पर्संस और द ऑर्गेनिजम्स आल्सो बिकम एनारोबिक। पहली चीज। अब याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि भाई जो ओशियन था जहां पर लाइफ ओरिजिनेट हुई, जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट था जहां पर लाइफ ओरिजिनेट हुई, वहां पर ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की लाइन लगी हुई थी। तो जब यार ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की लाइन लगी हुई थी तो इनिशियली द ऑर्गेनिजम्स वर हेटेरोट्रॉप्स एंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे बच्चों कीमो हेटेरोट्रॉप्स। तो यार नॉन ग्रीन ही तो रहेंगे, पिगमेंट क्यों, अभी जरूरत नहीं थी पिगमेंट की, क्यों बनाएंगे, सही दे रखा है। तो फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वर द कीमो ऑटोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है ये भी। अब देखो कीमो हेटेरोट्रॉप्स आए, धीरे धीरे उनके आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। कुछ ने बोला भाई हम खाना बनाएंगे। अब खाना बनाने का तरीका देखो क्या है, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल भी तो पड़ा हुआ है ओशन में। उन्होंने बोला इसका इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। खाना बना रहे हैं ऑटोट्रॉप्स, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बना रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। एग्जांपल के तौर पर बच्चों आयरन बैक्टीरिया, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जैसा कुछ यहां पर हो ही नहीं रहा है, वाटर का इस्तेमाल ही नहीं रहा, तो ऑक्सीजन कहां से आएगी भैया। तो यही स्टेटमेंट सही है। जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट क्या दे रखी है बच्चों, बिल्कुल सही दे रखी है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलते हैं आगे की तरफ। द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों बर्ड का जो विंग है और इंसेक्ट का विंग है वो क्या है। तो भैया देखो पहले एक बात समझ लो, दोनों के पास है विंग तो फ्लाइंग में हेल्प कर रहा है, दोनों के पास विंग है तो वो क्या कर रहा है, फ्लाइंग में हेल्प कर रहा है। बर्ड की बात करूं ये एव है, इंसेक्ट की बात करूं ये आर्थ्रोपोड। अब आर्थ्रोपोड का जो विंग होगा वो काइटेनियस होगा, बर्ड के विंग की बात करूं तो बच्चों वो न्यूमैटिक बोन और फेदर से बना होगा। तो मतलब यहां पर अगर आप देखो फंक्शन सेम, फंक्शन इज सेम बट एनाटॉमी इज डिफरेंट। तो भैया ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं क्या, एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनमें बेसिक प्लान और एनाटॉमी डिफरेंट होगी बट फंक्शन सिमिलर होगा। अब एनालॉगस ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं, जब कोई सिमिलर एनवायरनमेंट में रहता है, सिमिलर एनवायरनमेंट में रहेगा ऑर्गेनिज्म तो उसकी अडेप्टेशन भी सेम रहेगी। तो देखो एक एंसेस्ट्री का ऑर्गेनिज्म इधर से आया, एक एंसेस्ट्री का ऑर्गेनिज्म इधर से आया, तो कौन सी इवोल्यूशन को शो कर रहा है, convergent evolution. Analogous organs are a result of convergent evolution. This would be the answer. चेक कर लेते हैं कहां पर दे रखा है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट, देखो होमोलोगस स्ट्रक्चर आपको पता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं, तो ये तो ऑप्शन ही पूरी तरीके से गलत है। अब यहां पर मान लो इसे सही भी कर दिया गया लेकिन वो एनालॉगस ऑर्गन दे रखा है, होमोलोगस नहीं दे रखा, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन सही दे रखा है। फिर दे रखा है एनालॉगस फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन,
कुछ नहीं ऐसा। फाइलोजेनेटिक मतलब जो कि कॉमन एंसेस्ट्री जैसा कुछ दिखा, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ऑप्शन 30 क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट रहेगा। फोर लिम्स ऑफ कैट लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग, फोर लिम्स ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग आर एन एग्जांपल ऑफ। यस, अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। कैट का फोर लिम्ब है, लिजर्ड का फोर लिम्ब है जो कि वॉकिंग में हेल्प कर रहा है, व्हेल का फोर लिम्ब है जो कि स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, और बैट का फोर लिम्ब है जो कि फ्लाइंग में हेल्प कर रहा है। ये किसके एग्जाम्पल होंगे, ये किसके एग्जाम्पल होंगे? तो देखो जनरल चीज अगर आप यहां पर देखो, सबके हमने फोर लिम्स को काउंट करा है, सबके हमने बच्चों क्या करा है, यहाँ पर फोर लिम्स को काउंट करा है। तो फोर लिम्स को अगर हम काउंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि भाई बेसिक प्लान सिमिलर हो सकता है। अब आप कहोगे सर बेसिक प्लांट सिमिलर क्यों कर दिया आपने? क्योंकि भैया मैं ये देख रहा हूं कैट और लिजर्ड के फोर लिम्स वॉक में हेल्प कर रहे हैं, वेल का स्विमिंग में, और बैट का फ्लाइंग में हेल्प कर रहा है। फंक्शन सबका डिफरेंट है, फंक्शन सबका डिफरेंट है, बट फोर लिम्स सिंस हमने चूज करे तो हम बेसिक प्लान को सिमिलर समझ सकते हैं। तो बच्चों बेसिक प्लान सिमिलर है, फंक्शन डिफरेंट है, दीज आर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। और यार देखो कुछ हद तक है, देखो कैट की बात कर ले, वेल की बात कर ले, और बैट की बात कर लो, ये तीनों तो मैमल बैठे, तो हो गई कॉमन एंसेस्ट्री आ गई भाई। होमोलोगस ऑर्गन्स मतलब होमोलॉजी, होमोलॉजी मतलब कॉमन एंसेस्ट्री। अब बात करूं लिजर्ड की, तो लिजर्ड क्या है? लिजर्ड एक रेप्टाइल है भाई। रेप्टाइल और मैमल को बच्चों उठा लो, किस में आ रहे हैं? वर्टेब्रेट्स में। तो एक कॉमन एंसेस्ट्री है कि नहीं है? बिल्कुल। तो कॉमन एंसेस्ट्री यहां पर दिख रही है, होमोलॉजी दिख रही है, बेसिक प्लान सिमिलर दिख रहा है, फंक्शन डिफरेंट दिख रहा है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स बोल दिए मैंने। एनालोगस ऑर्गन जब क्या होता, फंक्शन सिमिलर होता, बेसिक प्लान डिफरेंट होता। अब अडैप्टिव रेडिएशन तो आपको पता है कि भाई कॉमन एंसेस्टर से ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं, यहां पर रेडिएट कर रहे हैं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं। तो उस रिस्पेक्ट में होमोलोगस ऑर्गन यहां पर ज्यादा बेटर पड़ा, इसलिए मैं इसको चूज कर रहा हूं। और होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से आते हैं, तो कन्वर्जेंट का भी मतलब नहीं। करेक्ट आंसर हमारा थर्ड ही रहेगा। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स? बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से क्या एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल होगा, इनमें से क्या एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल होगा? एनालॉगस स्ट्रक्चर आपको पता है, फंक्शन होगा सिमिलर, बेसिक प्लान और एनाटॉमी डिफरेंट हो सकती है। चलो चेक कर लेते हैं। विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन। बच्चों बैट और दोनों का विजन का फंक्शन क्या है? फ्लाइंग है। पिजन एव है और बैट है मैमल। ठीक है, फंक्शन सिमिलर है, बेसिक प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है सर? भैया बैट के अगर विंग्स की बात करूं तो वो तो बोन से बना हुआ है, 30 बोन से। किससे बना हुआ है? 30 बोन से। पिजन के विंग्स की बात करूं न्यूमैटिक बोन्स और फेदर से बना है। तो यहां पर बच्चों बेसिक प्लान डिफरेंट है, फंक्शन सिमिलर है, तो ये तो एनालॉगस हो गया। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या हम सही पढ़ रहे हैं। अब प्रॉन के गिल्स को देखो और मैन के लंग्स को देखो। यस, प्रॉन के गिल का फंक्शन क्या है? प्रॉन के गिल का फंक्शन क्या है? प्रॉन के गिल का फंक्शन होता है बच्चों ब्रीदिंग में हेल्प करना, और मैन के पास जो लंग्स है उसका भी क्या फंक्शन है? ब्रीदिंग में मदद करना। अब गिल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, मैन के लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, और दोनों ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं। ठीक है, ओके, फंक्शन सेम है, ये भी एनालॉगस लग रहा है। अभी समझते जाओ बस क्वेश्चन को। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। अब देखो थॉर्न का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। थॉर्न का फंक्शन क्या होता है बच्चों? प्रोटेक्शन होता है। कुकुरबिटा का जो टेंड्रिल है उसका फंक्शन होता है सपोर्ट। और हमें पता है चाहे वो थॉर्न चाहे वो टेंड्रिल, ये दोनों डेवलप होते हैं, बोथ डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। बच्चों दोनों डेवलप किससे होते हैं? एक्सिलरी बर्ड से ये डेवलप होते हैं। तो भाई बेसिक प्लान सिमिलर है, फंक्शन डिफरेंट है, दीज आर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ये तो होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल हो गए जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है सर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, लेग्स ऑफ हॉर्स। फ्लिपर का क्या फंक्शन होता है? स्विमिंग। फ्लिपर का क्या फंक्शन होता है? स्विमिंग। हॉर्स के लेग का फंक्शन क्या है? रनिंग। अब देखो डॉल्फिन और हॉर्स दोनों के दोनों मैमल्स है, डॉल्फिन और हॉर्स दोनों के दोनों मैमल्स है, मतलब दोनों के पास 30 बोन्स होगा।
तो बेसिक प्लान, एनाटॉमी सिमिलर, फंक्शन डिफरेंट है, दीज आर अगेन होमोलोगस ऑर्गन्स। तो अब हमारा जो पेज फंस रहा है वो फर्स्ट और 2 में फंस रहा है, फर्स्ट और सेकंड में फंस रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझो बच्चों। प्रॉन क्या है? प्रॉन एक आर्थ्रोपोड है, प्रॉन एक आर्थ्रोपोड है। मैन एक मैमल है, मैन एक मैमल है, मैन एक मैमल है। एंसेस्ट्री है क्या दूर दूर तक? नहीं भैया, ये तो नॉन कोडेटा है, ये वर्टेब्रेटर है, फंक्शन सिमिलर। तो मेरे हिसाब से यहां पर सेकंड आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अब कहोगे सर फर्स्ट क्यों नहीं होगा? फर्स्ट इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि यार देखो, एव्स और मैमल्स, एव्स और मैमल्स के पास एक एंसेस्ट्री है वर्टेब्रेट्स की, एव्स और मैमल्स के पास एक एंसेस्ट्री है बच्चों वर्टेब्रेट्स की। वहीं अगर हम इस रिस्पेक्ट में देखें तो यहां पर प्रॉन और मैन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा दूर है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में यहां पर एक कॉमन एंसेस्ट्री दिख रही है। तो कंपैरेटिवली यहां पर कॉमन एंसेस्ट्री बहुत दूर दूर तक नहीं है, बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो हम एनालोगस ऑर्गन उन ऑर्गन्स को मानते हैं जहां पर कॉमन एंसेस्ट्री ना हो, होमोलॉजी ना हो। तो इस रिस्पेक्ट में सेकंड ज्यादा ऑप्टिमम पड़ेगा, क्योंकि प्रॉन एक आर्थ्रोपोड है, एक नॉन कोडेटा है, वही मैमल एक वर्टेब्रेट है, और ये दोनों तो वर्टेब्रेट है ना, एव्स और मैमल्स। इस रिस्पेक्ट में सेकंड आंसर होगा, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन में याद रखना, कभी भी क्वेश्चन अगर आपको बहुत ज्यादा फंसाए तो मोस्ट ऑप्टिमम आंसर की तरफ आप बढ़ोगे और इसी तरीके से आप चेक करोगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर रखा था। चलो, the process of which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to common environmental challenge is called। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनिज्म है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एक्स है, इसकी वाई है। तो द प्रोसेस ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन। ये सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं बच्चों? सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन को शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज में, क्योंकि किसमें बच्चों? कॉमन एनवायरमेंट में, दे आर इन दी कॉमन एनवायरमेंट। तो क्या है, दिख तो रहा है आपको? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है भाई, सिंपल सी बात है, दो ऑर्गेनिज्म है जिनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग अलग है, बट वो एक कॉमन एनवायरमेंट में रह रहे हैं। तो भैया जब कॉमन एनवायरमेंट में रहेंगे तो उनकी अडैप्टेशन सिमिलर होगी, सो व्हिच मींस दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, व्हिच मींस दे आर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जांपल के तौर पर प्लेसेंटल मैमल एंड मार्सुपियल मैमल को हम ले सकते हैं। तो बच्चों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन फर्स्ट बिल्कुल सही है। नॉन रैंडम इवोल्यूशन बच्चों, नॉन रैंडमली इवोल्यूशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अडैप्टिव रेडिएशन की बात करें तो बच्चों एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में ऑर्गेनिज्म जाता है, मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। तो इस चक्कर में हम इसको भी काउंट नहीं कर पाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन, क्या नेचर जैसा कुछ सिलेक्ट कर रही है यहां पर? नेचर यहां पर सिलेक्ट जैसा कुछ नहीं कर रही है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब्ड बाय। अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि एक पॉपुलेशन है बच्चों और पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहती है। एक पॉपुलेशन है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, उसको हम किसके थ्रू डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक पॉपुलेशन है जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, उसको हम किस चीज से डिस्टर्ब कर सकते हैं? अब देखो जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब कौन से इक्विलिब्रियम है बच्चों? हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है। किसमें है ये? हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। तो इसको हम किसकी मदद से डिस्टर्ब कर सकते हैं? देखते हैं। लैक ऑफ माइग्रेशन, बच्चों माइग्रेशन अगर नहीं हो रहा है तो मतलब जीन फ्लो नहीं हो रहा है। बच्चों माइग्रेशन अगर नहीं हो रहा है तो यार जीन फ्लो नहीं हो रहा, और अगर जीन फ्लो नहीं हो रहा तो भैया हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश रहेगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होगा। तो ये तो नहीं है। लैक ऑफ म्यूटेशन, बच्चों म्यूटेशन नहीं हो रही तो यार इवोल्यूशन नहीं हो रही, वेरिएशन नहीं आ रही, जेनेटिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड है। लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, बच्चों रैंडम मेटिंग नहीं हो रही। देखो अब रैंडम मेटिंग नहीं हो रहा मतलब सेलेक्टिव मेटिंग हो रही है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, यस रैंडम मेटिंग नहीं हो रही मतलब सेलेक्टिव मेटिंग हो रही है। अब उससे क्या होगा सुनो ध्यान से। फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, उसमें ये लोग है PQRS एंड देन वी हैव ABCD। तो ये एक पॉपुलेशन है जिसमें सारे के सारे लोग हैं PQRS ABCD। अब यहां पर बच्चों रैंडम मेटिंग नहीं हो रही। रैंडम मेटिंग का मतलब क्या था? रैंडम मेटिंग का मतलब था सब आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे थे। अब यहां पर क्या हो रहा है? सेलेक्टिव मेटिंग हो रही है। सेलेक्टिव मेटिंग मतलब P कह रहा है कि भाई मैं Q के साथ ही रिप्रोड्यूस करूंगा, R कह रहा है मैं B के साथ करूंगा, और A कह रहा है मैं D के साथ करूंगा। बाकी जो रह गए वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। मतलब कौन बच्चों? S और C रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो विद द टाइम क्या होगा? विद द टाइम
इनके जो जीन्स है या उनके जो एलील्स है वो पॉपुलेशन से गायब हो जाएंगे। अब भैया पॉपुलेशन से अगर एलील्स गायब हो रहे हैं तो मतलब हमारा जीन पूल इफेक्ट हो रहा है, मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो रहा है, मतलब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो रहा है। तो अगर नॉन रैंडम मेटिंग, सॉरी अगर रैंडम मेटिंग ना हो यानी नॉन रैंडम मेटिंग हो यानी सेलेक्टिवली खाली मेट करवाया जाएगा तो उस पॉपुलेशन से कुछ एलील्स गायब हो जाएंगे, हमारा जेनेटिक इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगा, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगा। रैंडम मेटिंग से कोई इश्यू नहीं है, रैंडम मेटिंग का मतलब सब आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं यानी सबके एलील्स पॉपुलेशन में रहेंगे, मतलब एलीलिक फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी, मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहेगा। तो थर्ड में ऐसा नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो नेक्स्ट, ओके क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स ए टू डी ईच विद 1 और 2 ब्लैंक्स। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यहां पर 4 स्टेटमेंट दे रखे। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों मैंने यहां पर 4 स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें हम एक और 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक्स इन 2 स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो जो कि करेक्टली फिल कर रहा है ब्लैंक्स को दोनों स्टेटमेंट्स में, 2 स्टेटमेंट में। सॉरी फिर से सुन लो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मैंने 4 स्टेटमेंट दे रखी है ए से लेकर डी तक और सब में 1 से 2 ब्लैंक्स हो सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस ऑप्शन को चूज करना है हमें जिसमें कम से कम हमारे 2 स्टेटमेंट्स के ब्लैंक फिलअप हो जाए। ओके, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक एंड आर द रिजल्ट ऑफ। बच्चों देखो बटरफ्लाई का विंग और बर्ड के विंग की बात करें तो दोनों का फंक्शन होता है फ्लाइंग, दोनों का फंक्शन होता है क्या बच्चों, फ्लाइंग। बट एनाटॉमी की बात करें बटरफ्लाई एक आर्थ्रोपोड है, बर्ड एक एव है, इसका काइटिनस होगा, उसका न्यूमैटिक प्लस फेदर्स वाला है। तो यार ये तो एनालॉगस ऑर्गन्स हो गए, फंक्शन सेम एनाटॉमी डिफरेंट, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा, कन्वर्जेंट। चलो ठीक है, तो क्या हमें कन्वर्जेंट देखने को मिल रहा है ए में कहीं पर, नहीं कोई नहीं। मिलर शो दैट CH4S2NH3 and when exposed to electric discharge in a flask resulted in formation of। मिलर ने बच्चों क्या करा था, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली सेटअप करा था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने CH4S2NH3 एंड वाटर वेपर को लिया था, और एक्सपोज करवाया था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से बच्चों फ्लास्क में, जिससे क्या फॉर्मेशन हुआ था, अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ था। किसका फॉर्मेशन हुआ था बच्चों, अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ था। पॉइंट समझ रहे हो, मिलर ने मिथेन, हाइड्रोजन, NH3 एंड वाटर वेपर को लिया क्योंकि ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, उन्होंने वही प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को एक्सपेरिमेंटली सेटअप करा एंड देन जब उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया तो अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है जी, ये भी ठीक है। ओके, तो यहां पर अगर आप देखो बी में वाटर वेपर एंड अमाइनो एसिड दे रखा है, अगर आप यहां पर देखो थर्ड ऑप्शन में वाटर वेपर और अमाइनो एसिड दे रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैच हो रहा है इसलिए मैंने यहां पर आपको दिखाया कि थोड़ा आइडिया मिल सकता है कि थर्ड ऑप्शन हो सकता है। चेक कर लेते हैं। वर्मिंग फॉर्म अपेंडिक्स इज अ डैश ऑर्गन एंड एन डैश एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है बच्चों, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है या फिर रूडिमेंट्री ऑर्गन है। तो यहां पर हम 2 चीजें लिख सकते हैं यार, या तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये वेस्टिजियल ऑर्गन है या फिर हम रूडिमेंट्री ऑर्गन में लिख सकते हैं। रूडिमेंट्री ऑर्गन का मतलब क्या है, मतलब सेम है। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन यार वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल थे बट हमारी बॉडी में वो फंक्शनल नहीं है, उसका खाली एक रेमिनेंट, एक बचा खुचा सा डीजनरेटेड पार्ट हमारे पास है। रूडिमेंट्री मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा डीजनरेटेड सा पोर्शन है। वेस्टिजियल का मतलब ही सेम है। और वो किस चीज का एविडेंस है बच्चों, एनाटॉमिकल एविडेंसेस है इवोल्यूशन का। किस चीज का एविडेंस है भैया, एनाटॉमिकल एविडेंस है इवोल्यूशन का। एनाटॉमी के बेस पर हम इस एविडेंस का पता लगा पा रहे हैं। याद है ना, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या क्या पढ़ते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ये एनाटॉमिकल एविडेंस है इवोल्यूशन का। ठीक है, अब देखो अगर आप यहां पर सी में दे रखा है फर्स्ट रूडिमेंट्री और डी और आगे दे रखा है एनाटॉमिकल, मतलब बी ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है बट एक बार चेक करेंगे फोर्थ को भी। अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू, यस डार्विन की जो इवोल्यूशन थी, डार्विन की बच्चों जो इवोल्यूशन थी वो किसकी वजह से, टुक प्लेस ड्यू टू डैश एंड डैश। अब देखो सेकंड तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सेकंड तो आपको पता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन लिख सकते हैं या ब्रांचिंग डेसेंट, तो हम नेचुरल सिलेक्शन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बट मैच नहीं हो रहा है हमारा ये प्रॉपरली। तो वाटर वेपर अमाइनो एसिड सही है और यहाँ पर बच्चों रूडिमेंटरी एनाटॉमिकल सही है, तो यहाँ पर मैं कहूंगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। बस इस तरीके से आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ऑप्शंस को मैच करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर 2 ही स्टेटमेंट्स मैच अप हो पाएगी, सारी नहीं हो पाएगी तो कंफ्यूज कर सकता है आप।
In the case of peppered moth, Biston betularia, the black colored form became dominant over the light colored form in England during industrial revolution. This is an example of. क्वेश्चन कह रहा है जो पेपर्ड मोथ था, मतलब डार्क मेलेनाइज मोथ था, उसमें देखने को मिलता है कि बच्चों ब्लैक कलर के जो मोथ थे, ब्लैक कलर के मोथ जो थे, यानी जो हमारे मेलेनाइज मोथ थे, वो डोमिनेंट थे, वो डोमिनेंट थे बच्चों लाइट कलर फॉर्म पे इंग्लैंड में ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो किस चीज का एग्जांपल है? अपीयरेंस ऑफ द डार्क कलर इंडिविजुअल्स ड्यू टू वेरी पुअर सनलाइट। बच्चों वेरी पुअर सनलाइट की वजह से डार्क कलर इंडिविजुअल्स आए थे। भैया गलत दे रखा है। प्रोटेक्टिव मिमिक्री, मिमिक कर रहा था प्रोटेक्शन के लिए, ये भी बोलना सही नहीं होगा। इनहेरिटेंस ऑफ डार्कर कलर कैरेक्टर्स अक्वायर्ड ड्यू टू द डार्कर एनवायरमेंट। इनहेरिटेंस हो रहा है डार्कर कलर का डार्कर एनवायरमेंट की वजह से, ये भी गलत है। नेचुरल सिलेक्शन वेयर बाय द डार्कर फॉर्म्स वर सिलेक्टेड। बच्चों फोर्थ ऑप्शन मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात हो रही है, मतलब ये बात हो रही है 1920। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात हो रही है, मतलब ये 1920 की बात हो रही है। अब देखो 1920 में जब इंडस्ट्रीज आई, जब 1920 में इंडस्ट्रीज आई तो बच्चों पॉल्यूशन बढ़ा, पॉल्यूशन बढ़ा, और मतलब पॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड भी बढ़ी। अब आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या करा, लाइकन्स को इरेडिकेट कर दिया। भाई इनिशियली क्या था, 1850 के दौरान जो ट्री के ट्रंक थे वो लाइकन से कवर्ड थे। 1850 के दौरान क्या था, जो ट्री के ट्रंक थे वो लाइकन से बच्चों क्या थे, कवर्ड थे। अब लाइकन व्हाइट कलर के थे तो व्हाइट कलर मौत क्या कर पा रहे थे, कैमोफ्लेज कर पा रहे थे और प्रीडेटर से बच पा रहे थे। अब क्या हुआ है, जब इंडस्ट्रीज आई, पॉल्यूशन बढ़ा, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ा, इससे लाइकन से इरेडिकेट कर गए, तो ट्री का टर्न कैसा हो गया, ब्राउन। तो अब डार्क कलर के मौत या मेलेनाइज मौत क्या होंगे, उसमें अच्छे से कैमोफ्लेज होंगे। तो मतलब नेचर ने सिलेक्ट करा ना उन्हें, अब नेचर ने उन्हें सिलेक्ट करा तो वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं आगे। Which one of the following pairs of items correctly belongs to the category of organs mentioned against it? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्टली बिलोंग कर रहा है कैटेगरी ऑफ ऑर्गन्स में, जो उसके खिलाफ मेंशन करा गया है। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें देखना है कौन सा सही मैच कर रखा है। विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्रो होमोलोगस ऑर्गन्स। बच्चों हनी बी की बात करूं तो यार हनी बी आर्थ्रोपोड होती है। क्रो की बात करूं तो क्रो है एव। दोनों के पास विंग्स है, दोनों के पास विंग है, फंक्शन क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। तो देखो एंसेस्ट्री बहुत दूर है, एक आर्थ्रोपोड है और एक एव है, एक आर्थ्रोपोड है और एक एव है, फंक्शन सेम है। तो यार ये तो होमोलोगस ऑर्गन थोड़ा ना, ये तो एनालोगस ऑर्गन बन रहा है। ये कौन सा ऑर्गन बन रहा है, एनालोगस ऑर्गन। बात क्लियर है? क्योंकि देखो आर्थ्रोपोड का काइटिनस होगा, यहां पर न्यूमैटिक बोन्स और फेदर्स वाला होगा विंग, तो ये तो नहीं है। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा ऑर्गन्स दे रखा है, एनालोगस ऑर्गन्स। अब देखो थॉर्न का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। टेंडल का फंक्शन क्या है बच्चों, क्लाइंबिंग और सपोर्ट। बट हमें साथ साथ ये भी पता है कि ये दोनों के दोनों डेवलप होते हैं एक्सिलरी बर्ड से, बट साथ के साथ हमें ये भी पता है बच्चों ये दोनों के दोनों डेवलप होते हैं एक्सिलरी बर्ड से। तो यार एनाटॉमी और बेसिक प्लान सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो यार ये एनालॉगस ऑर्गन थोड़ी ना, ये तो होमोलोगस ऑर्गन है। ये भी क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई वेस्टिजियल ऑर्गन। बच्चों ये भी गलत दे रखा है। यार देखो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन यानी थर्ड आईलिड, जिसको प्लीका सेमिलुनारिस भी बोलते हैं, वो हमारे अंदर वेस्टिजियल होती है। वेस्टिजियल का मतलब याद है ना, एंसेस्टर में ये फंक्शनल थे, आज खाली हमारे पास इसका रेमिनेंट रह गया है। तो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, वेस्टिजियल है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा ना वेस्टिजियल है। ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो यहां से रेटाइनल ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है, ऑप्टिक नर्व निकल रही है, तो यार ये कोई वेस्टिजियल थोड़ी ना होगा। एक से एक गलत, तो इसको भी काउंट नहीं कर सकते। नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच एक्सक्रीटरी ऑर्गन। बच्चों फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। अर्थवर्म के पास नेफ्रीडिया होती है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती है कॉकरोच के पास, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में मदद करती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन वी आर कंसीडरिंग देम एक्सक्रीटरिंग ऑर्गन्स। अर्थवर्म के पास नेफ्रीडिया, कॉकरोच के पास मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, दोनों एग्जांपल है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहां पर करेक्ट। Which one of the following in birds indicate their reptilian ancestry? तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो कि इंडिकेट कर रहा है बर्ड्स के अंदर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से क्या ऐसी चीज है जो कि बर्ड्स के अंदर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को दिखा रहा है। एक्स विद अ कैलकेरियस शेल। अब देखो कैलकेरियस शेल की बात करें तो ये बात तो सही है भाई, रेप्टाइल
रेप्टाइल्स वो ऑर्गेनिज्म थे बच्चों जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सबसे पहले आए थे एनिमल्स पे, और उन्होंने कैलकेरियस शेल को डेवलप करा था ताकि उनके एग्स डिहाइड्रेट ना हो, राइट। और ऐसे बर्ड्स में भी हमें देखने को मिलता है, राइट। फिर सेकंड दे रखा है स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स। बच्चों ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि देखो स्केल्स और स्क्यूट्स, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, स्केल्स और स्क्यूट्स रेप्टाइल्स में डेवलप हुए थे, और रीजन क्या था? डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। रीजन ये था कि भाई अब एक्वेटिक एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म लैंड पर आ चुके थे, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ चुके थे, तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने में ये ज्यादा फायदेमंद रहता है स्केल्स का। और हाइंड लिम्स में स्केल्स कहां पर देखने को मिलते हैं? बर्ड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट की बात करें, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में बच्चों 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। 2 स्पेशल चैम्बर्स, क्रोप एंड गिजर्ड इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखो ये फीचर की बात करें तो ये खाली किसके अंदर होता है? ये अंदर होता है एव्स के या बर्ड्स के, क्योंकि बर्ड्स के पास बीक होती है। बर्ड्स के पास क्या होती है बच्चों? बीक। और वहीं रेप्टाइल्स की बात करें, इनके पास पावरफुल जॉज होते हैं, तो बीक में ये चीजों को ग्राइंड डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इनके पास गिजर्ड होता है जिसमें ये चीजों को क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं। फर्स्ट और सेकंड दोनों अच्छे ऑप्शन है, दोनों अच्छी बात बता रहे हैं अबाउट रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, लेकिन सेकंड ऑप्शन ज्यादा अच्छा है क्योंकि पूरी लाइफ डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए उनके पास स्केल्स होता है। तो कंपैरेटिवली हम 2 को चूज करेंगे और यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अडैप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू। बच्चों अडैप्टिव रेडिएशन किस चीज को रेफर करती है? पावर ऑफ अडैप्टेशन इन एन इंडिविजुअल टू अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट्स। बच्चों अडैप्टेशन हो रही है एक इंडिविजुअल में वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट्स में। गलत है ना यार? अडैप्टिव रेडिएशन याद है? अडैप्टिव रेडिएशन जो है बच्चा वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। अडैप्टिव रेडिएशन बच्चा किसको शो कर रहा है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है। मतलब एक कॉमन इंसेस्टर से कई सारे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहे हैं और वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जाकर अडैप्ट कर रहे हैं। तो यहां पर तो खाली दे रखा है कि भैया एक ही इंडिविजुअल डिफरेंट एनवायरमेंट्स में अडैप्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक एंसेस्टर के कई सारे प्रोजेनीज कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। अडैप्टेशन ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। बच्चों ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से अडैप्टेशन हो रहा है, गलत है। याद है अडैप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन कि एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, अब आइसोलेटेड की वजह से कहोगे सर ये तो बात सही है, आप गलत क्यों बोल रहे हो? भैया एक ही ज्योग्राफिकल एरिया, डिफरेंट नहीं है, एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में ही एक कॉमन एंसेस्टर से, एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में एक कॉमन एंसेस्टर से कई सारी प्रोजेनीज डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाकर इवॉल्व होंगी। ज्योग्राफिकल एरिया कॉमन है, अलग नहीं है, गलत। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। बच्चों ये ऑप्शन मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। भाई कॉमन एंसेस्टर है, हाँ जी है, उससे डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हो रही है, बिल्कुल भाई ये कॉमन एंसेस्टर है, ये बच्चों कॉमन एंसेस्टर है। अब कॉमन एंसेस्टर से प्रोजेनीज बॉर्न हुई, उन प्रोजेनीज ने डिफरेंट एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करा, अडैप्ट करना शुरू कर दिया और वो डिफरेंट स्पीशीज में इवॉल्व हो गई, ये बिल्कुल सही है। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। बच्चों खाली माइग्रेशन थोड़ी ना होता है, इवॉल्व भी तो होती है ना। याद है डार्विन फिंचेस, सबकी फिंच अलग अलग हो गई है, तो इस रिस्पेक्ट में थर्ड ऑप्शन ज्यादा ऑप्टिमम है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द कंसेप्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। बच्चों कंसेप्ट जो केमिकल एवोल्यूशन का है वो किस चीज पर बेस्ड है? आपको पता है ना केमिकल एवोल्यूशन में, यहां पर हम ओपरिन हेल्डेन की थ्योरी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ओपरिन हेल्डेन की थ्योरी के बारे में। पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स। बच्चों लाइफ का जो ऑरिजिन हुआ है वो केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से हुआ है। लाइफ का जो ऑरिजिन हुआ है केमिकल के कॉम्बिनेशन से हुआ है। सही बात है, गलत बात? सही लग रहा है ये तो। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। केमिकल्स का क्रिस्टलाइजेशन हो गया है बच्चों सुटेबल एनवायरमेंट कंडीशन में, गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत। वाटर, इंटरेक्शन ऑफ वाटर, एयर एंड क्ले। बच्चों वाटर, एयर और क्ले का इंटरेक्शन हो रहा है, गलत। इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑफ केमिकल्स। सोलर रेडिएशन का बच्चों केमिकल पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ये भी गलत है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन में बिल्कुल सही बोलूंगा। केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी क्या बोलते हैं? केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी बोलती है कि नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरेट हुए, और जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करेंगे प्रोटोबायंट्स बनेंगे, एंड दिस प्रोटोबायंट्स विल फर्दर लीड टू व्हाट? सेल फॉर्मेशन। तो यही तो हो रहा है, लाइफ का ऑरिजिन हो रहा है। लाइफ का क्या हो रहा है? पॉसिबल ऑरिजिन हो रहा है, क्योंकि केमिकल्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, केमिकल्स का कोवैल्यूएशन हो रहा है। यही तो बोला था ओपरिन हेल्डेन ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑप्टिमम, इसलिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
सो बच्चों विद दिस हमने एवोल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप आपको इससे सीयूटी एग्जाम्स के लिए मदद मिलेगी। बस वही करना है जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि यार कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के क्वेश्चंस में आपको बस यही बात याद रखनी है कि मोस्ट ऑप्टिमम आंसर को चूज करना है, क्योंकि हर बारी आपको कंसेप्चुअलाइजेशन यहाँ पर चेंज होगा, आपको मोस्ट ऑप्टिमम आंसर को चूज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस करे। राइट, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो।